दूसरी बात ये कि अगर जिसको मीजल एक मरतबा हो जाता है या चिकन पॉक्स एक दफ़ा हो जाती है, वायरल डिजीज़ की खूबी भी है कि अगर ये वंस टाइम होती है सिर्फ ये, अगर एक मरतबा ये अटैक हो जाता है तो सेकंड टाइम ये नहीं होता, कंप्लीट एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है और वो सेफ हो जाता है। अच्छा, लेकिन बेसिकली मीजल्स है क्या चीज़ और ये क्यों होती है हमारी बॉडी में? मीजल्स या ये चिकन पॉक्स ये क्यों हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, क्या वजह? मीजल असल में एक लैटिन वर्ड है, लैथानी एक वर्ड है ये, जिसका मतलब रैश का होता है, धाना, यानी एक रैश हो गया, एक छोटा सा स्पॉट बन गया, उसको हम कहते हैं मिली 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 मिली, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। ये उससे लफ्ज निकला था ना, तो उसके बाद फिर ये डेवलप होते चले गए, फिर ये दाने इसमें बुखार हो गया, रनिंग नोज हो गया, कॉम्प्लिकेशन सब चेस्ट की होती हैं, अपर रेस्पिरेटरी की, उसमें दाने निकल आते हैं, रैशेस निकलते हैं। ये खास रेडिश स्पॉट्स होते हैं ये, जो कि अंदर इसके ऊपर से रेड होंगे ये, और अंदर के साइड में इसके ब्लूश वाइट स्पॉट होता है, एक टिपिकल रैश होता है। यानी हम तो लाजबंद एक्सपीरियंस होता है, हम तो देख लेते हैं कि ये रैशेस चिकन पॉक्स के हैं, या ये कि ये मीजल के हैं, या किस चीज़ के, ये डायग्नोस्टिक होते हैं ये। इसके अलावा एक थोड़ा सा जो डॉक्टर यूजुअली अवॉइड कर देते हैं, नहीं देख पाते इंस्पेक्शन पे, एक बड़ी खूबसूरत साइन होती है, कॉप्लिक स्पॉट्स कहलाती है। वो टिपिकल हेलमार्क है मीजल का, वो इनसाइड चीक और टंग में होती है। ठीक है, खास स्पॉट है, हम जरा सा मुंह को खुलवाते हैं बच्चे का और हम देख लेते हैं कॉप्लिक हो, तो वो मीजल स्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन बाकी इसकी जो है जो साइन सिम्टम, उससे भी हम डायग्नोस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन मीजल्स जो है ये एलर्जी तो नहीं होती है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग आते हैं ऐसे, दाने निकल गए, लोग भी कह रहे हैं कि एलर्जिक हो रही है लोगों को, लेकिन ये एलर्जिक नहीं है। ठीक है, जी हाँ, कि वो एलर्जी नहीं होती, एलर्जिक नहीं है। एलर्जी नहीं होती। किस तरह से पहचानें कि जी मीजल्स हुए हैं, हम किस तरह से जानेंगे? क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं, ये एलर्जी हो गई है, हो रहे हैं, तो किस तरह से हम इसको समझें, क्या उसके सिम्टम्स क्या होते हैं इस बीमारी के? बहुत ही अच्छी बात है। इसमें देखिए एक टिपिकल कहानी इसमें होती है कि यूजुअली एक तो बच्चे अब आप ले लें 4-5 मंथ्स के अब के बच्चे होंगे, इसके अंदर उसमें बुखार आएगा, टेम्परेचर होगा, उसके साथ उनके जो है रनिंग नोज होगी, यानी आप फ्लू लाइक कंप्लेंट्स होती हैं, यानी जैसे फ्लू, पहले बुखार होगा, फिर फ्लू होगा, नाक बहनी शुरू हो जाएगी, बच्चों की नाक बंद हो रही है, फिर उसके साथ खांसी शुरू हो जाएगी, काफी खास किस्म की टिपिकल कफ होती है, हॉकिंग कफ कहते हैं हम लोग से। वो इसमें डेवलप हो जाती है। उसी के साथ साथ टेम्परेचर जो होता है वो बिल्कुल समझे कंटिन्यूअस फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर, 102, 103। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जफर बात कर रहा हूँ, लोग से। जफर बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी साहब, क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा था। अच्छा, ठीक है, आप जरूर बात करिए। जी जफर साहब, ये आजकल जो से ये डेंगू और बुखार का मुझे नहीं छूट रहा बुखार, मुझे डेंगू भी आया हुआ है, बुखार नहीं छूट रहा है, बड़ी देर के ये बुखार नहीं छूट रहा है। मैंने इलाज भी करवाया है, टेस्ट वगैरह भी करवाए, नहीं आराम आ रहा है इसका डेंगू का। जी, अच्छा, आपको बुखार हुआ हुआ है, डेंगू बुखार हुआ हुआ है आपको? हाँ जी, डेंगू बुखार। ठीक है, तो आपने डॉक्टर को दिखाया है, इलाज करवाया? हाँ जी, इलाज करवाया, नहीं आराम आ रहा है, बाहर से भी इलाज करवाया। अच्छा, हाँ जी, वो ठीक है, नहीं इलाज हो रहा। मैं बताता हूँ आपको, आप इतने डिसअपॉइंटेड ना हो, हर चीज़ का इलाज मौजूद है। देखिए एक बात ध्यान में कर लीजिए कि कोई भी बुखार हो, उनकी चंद कंडीशन उनमें डेवलप हो जाती हैं, तो वो कंडीशन जो होती है उनको काउंट किया जाता है कि ये डेंजरस है या नॉन डेंजरस। एक्चुअली वो बुखार या वो डेंजरस नहीं होता, उससे जो चीज़ डेवलप होती है वो डेंजरस होती है। डेंगू वायरस को हम डेंजरस इसलिए कहते हैं कि खास किस्म के प्लेटलेट काउंट्स होते हैं, एक हमारे जिस्म को खास हिस्सा है डिफेंसिव मैकेनिज्म में, और ब्लीडिंग कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, वो कम हो जाते हैं। वो एक इतने कम हो जाते हैं कि वो एक बिलो नॉर्मल और ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। ब्लीडिंग मतलब नाक से खून आना, आँख से खून आना, मुंह से खून आना। ये जब मरीज देखता है तो लाजिम परेशान हो जाता है, इसकी वजह से ये होती है। ट्रीटमेंट सिर्फ इसका इतना ही होता है कि आप उसको कॉम्पेंसेट कर दें, ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट काउंट आप लगाते हैं। लेकिन आजकल तो देसी तरीका है, जो मेरे वक्तों में डेंगू अभी नहीं, तकरीबन 4 साल पहले जब ये आया था तो मेरी हॉस्पिटल में मैंने बड़ा अच्छे शुरू में डिटेक्ट किए थे ये, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल एक डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल है। तो शुरू में मेरे ऐसे पेशेंट आए थे जो मैंने कहा ये क्या चीज़ें हैं ये, लेकिन हमने उनको ट्रीट कर लिया था। आजकल आप इसके लिए बड़े आसान तरीके हैं, पपीता होता है, पपीता के पत्ते यूजुअली बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होते हैं, केला, बनाना,
ऑरेंज, ये चीज़ें जो हैं ये बड़े यूज़फुल होती हैं डेंगू वायरस को कंट्रोल करने के लिए। यानी इसका मतलब ये होगा कि सेल को बढ़ाने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा है, मैंने पपीता लोगों को दिए, लोगों ने उन दोनों तो हमारे जहाँ हमारा हॉस्पिटल था और जहाँ पे पपीता लिखा जा रहा था, पपीता ही महंगा कर दिया गया था। तो वो सेल बड़े रिपीटली डेवलप हो गए उनके। तो ये चीज़ होगी तो इलाज हो जाता है इसका। सही है, ठीक है। अच्छा, हम वापस आ जाते हैं मीजल्स के ऊपर ही। तो इसके फिर मैं ही जानना चाह रही हूँ डायग्नोस्टिक सिस्टम सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से? तो इसका देखिए रनिंग नोज हो गया ना, फुल लाइक वॉकिंग कफ हो गई है, टेम्परेचर कंटिन्यूअस हो गया, इसके अंदर बड़ों में भी हो जाता है, सिर्फ 5-6 महीने के बच्चों में नहीं होता है, बड़ों में भी? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। तो ये यहाँ से स्टार्ट लेके ये किसी एज पे भी हो जाएगा। अच्छा। लेकिन यूजुअली चूंकि 5 या 6 या 7, 8 महीने पे हम चूंकि यूजुअली वैक्सीन लगा देते हैं तो कुछ बच्चे सेफ हो जाते हैं इसके अंदर। अच्छा। लेकिन जिनको वैक्सीन नहीं लगाई जाती, फिर ऐसा होता है कि फिर वो जो माहौल से हट जाते हैं वो बच्चे, यानी ये खास माहौल है, जैसे इलाके, ये चूंकि एपिडेमिक डिजीज कहलाती है, यानी ये स्प्रेडिंग होती है। यानी अगर एक जगह आई है ये बीमारी, अगर 2 बच्चे अगर मीजल के हैं तो वो समझ लो पूरे घर में फैल जाएगी बीमारी। जो होगी। हाँ। इसी तरह अगर बच्चे जो है कहीं बाहर बैठे हुए हैं या किसी गैदरिंग में हैं तो हम उनको अवॉइड करेंगे। तो ये एपिडेमिक हो जाती है। ये तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये पहले दाने उनको डेवलप हो जाते हैं। मैंने पॉपुलर स्पॉट्स हो गए, जैसे रैशेज हो गए। अच्छा, रैशेज भी टिपिकल होते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो खास तौर पे जो रैशेज होते हैं, सबसे पहले फॉरहेड पे आएंगे इधर। अच्छा। यहाँ जाहिर होंगे इधर, फिर उसके बाद दूसरे दिन इधर चेहरे पे आएंगे, फिर उसके बाद बॉडी पे आएंगे। ये टिपिकल पैटर्न। बॉडी पे सबसे बाद में आते हैं? बॉडी में बाद में आएंगे। ठीक है। एलर्जिक है कंडीशन या दूसरी, वो पहले बॉडी पे आएंगे। वो पहले बॉडी पे आएगी। तो ये मतलब छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं। हाँ। तो बड़े अच्छे इनके होते हैं। इसके अलावा हम जब टेस्ट करा लेते हैं तो उसमें जैसे हमने टाइफाइड के टेस्ट करा लिए और दूसरे करा लिए तो वो नॉर्मल निकलते हैं। ठीक है। इसलिए कि ये वायरस है। हाँ। इसमें यूजुअली काउंटिंग जो होती है, प्लेटलेट है या दूसरी थोड़ी बहुत कम होती है, इन्फेक्शन हो रहा होता है, तो ये इससे हमें डायग्नोस कर लेते हैं। टिपिकल फाइंडिंग नहीं होती। यानी हम जो कहेंगे कोई ऐसा हम वैक्सीन ले लें या ऐसी कोई टेस्ट लेके मीजल का टेस्ट करा लें तो मीजल ऐसा नहीं है निकलता। हाँ। मीजल्स में और चिकन पॉक्स में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, दोनों वायरस इन्फेक्शन है। ये मीजल हाईली जो है कॉन्टेजियस डिजीज में आती है। चिकन पॉक्स भी कंटेजियस डिजीज होती है, वो भी एक दूसरे के साथ फैलती है। वो चिकन कॉलरा एक अलग एक वाइब्रोस है, चिकन के नाम से होता है, वो अलग चिकन। तो वो एक जगह चिकन पॉक्स एक होती है, स्मॉल पॉक्स, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इससे मिलता जुलता ये वायरस होता है। इसमें भी स्पॉट्स बनते हैं। इसमें ये होता है कि इसकी जरा अलग डिजीज होती है। इसमें ब्लिस्टर बन जाएंगे, ब्लड, जिसमें पानी के एक तरह से बुलबुले से छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं। तो वो जो पानी वाले जो होते हैं, जो पानी वाले होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं। अच्छा। वो जब पानी जहाँ गिरेगा वो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। ठीक है। मीजल में इस पानी वाले ऐसे कोई रैशेस नहीं होते। सब में रेडिश होंगे, वो उसके बाद रिड्यूस हो जाएंगे। जबकि चिकन बॉक्स पे जो पानी के होंगे पूरी बॉडी पे, उनमें जलन ज्यादा होगी, बर्निंग सेंसेशन ज्यादा होती है, इचिंग भी होगी, लेकिन बर्निंग ज्यादा, कपड़ा लगेगा, पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम तो क्या करें डॉक्टर साहब फिर वो लोग जिनको इचिंग हो रही है वो किस तरह से उसको डील करें? सपोर्टिव थेरेपी होती है इनकी, बाकायदा जो एंटीवायरस ड्रग होते हैं बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप वो ना भी दें तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ इनको सपोर्टिव थेरेपी दें, बर्निंग से बर्निंग के कुछ ड्रग दे दें, एलर्जी के एंटी एलर्जिक दे दें, और इस तरह के कुछ रिलीफ करने के लिए सेडेटिव कुछ दे दिए जाते हैं, एनर्जेटिक दे दिए जाते हैं। ये होता है। यूजुअली इनमें एस्पिरिन नहीं दी जाती है। अच्छा, ठीक है। दोनों कंडीशन में एस्पिरिन नहीं देते हम लोग। अच्छा, हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों, किस तरह से हमें ट्रीट करना चाहिए? अच्छा, और साथ साथ मुझे ये बताएं कि जो लोग इसको नहीं ट्रीट करते सही तरीके से, जो इसको बिल्कुल ईजिली लेते हैं कि यार ये तो सबको होता है, सही, फिर उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एक तो ये होता है कि जब हम लोगों को ये बता देते हैं कि भाई इसका ये वायरस होता है, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, खुद ब खुद खत्म हो जाता है, तो बाद लोग इसका इलाज नहीं कराते। लेकिन इसका इलाज बहुत जरूरी है। इसकी वजह ये कि जब एक नाक प्रॉब्लम में आई, गला प्रॉब्लम में आया, इसी तरह सीना प्रॉब्लम में आया, तो यही बीमारियों में डेवलप हो जाता है। मीजल तो वायरस तो चला जाता है, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंट बॉडी का इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि दूसरे वायरस या दूसरे जरासीम फौरन लग जाते हैं। तो लिहाजा मीजल से सबसे ज्यादा डेथ होती है। आज भी मीजल से सबसे ज्यादा डेथ होती है, आज भी डेथ होती है, कल भी थी, लेकिन पहले की निस्बत अब ज्यादा जो है वो इन पर कंट्रोल हो गया है। इसकी वजह की अवेयरनेस बढ़ गई है हमारी। लोग फौरन घरों के बच्चे फौरन डॉक्टरों के पास ले आते हैं, अवेयरनेस आ गई है, तो हम उसको कंट्रोल कर देते हैं। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, 2 बड़ी कॉम्प्लिकेशन है मीजल्स की। एक नमूनिया, एक मेनिंजाइटिस है, यानी गर्दन तोड़ बुखार। यानी ये गर्दन बुखार का इसमें जरासीम आ गया, ये सीधा ब्रेन में गया, ये सबके जरिए, और ब्रेन में डेवलप करके ब्रेन की बीमारियां जो है पायोजेनिक है, दूसरे मेनिंजाइटिस बनाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। इसलिए नमूनिया वो एक अलग कॉम्प्लिकेशन है। तो हमें चाहिए कि हमें फौरी तौर पर इसका कंट्रोल करें। अगर मीजल के रैशी ख़त्म हो गए और बुखार वगैरह कुछ नहीं है, खांसी आज तक ख़त्म हो रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ जा रहा है।
ठीक अगर रैशी डेवलप हो गए और रैशी डेवलप होने के बाद जो दाने खत्म हो गए लेकिन बुखार कंटिन्यू है तो ये कॉम्प्लिकेशन में जा रहा है। ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखें, डॉक्टर से मशवरा करते रहे। मैं समझता हूँ हम डेथ रेट पर काबू पा लेंगे, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो जाएगा। लेकिन जिसको मीजल निकल आया एक दफा उसको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन जो लोग नहीं जिनको निकले उनको वैक्सीन लगानी कभी चाहिए। ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि एक दफा मीजल्स निकल आई है फिर बाद में वो रिपीट हो गई है, कभी ऐसा होता है? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। नहीं होता कभी क्योंकि भी ये नहीं वायरस हुआ। एक ही दफा एक अटैक ही करता दफा है। आएगा ये। अच्छा, जैसे चिकन पॉक्स का है या इसका कोई भी वायरस है, यूजुअली एक ही दफा आता अच्छा, है। और इसका आना जरूरी होता है या बाज़ कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये भी कहते हैं, हमारे यहाँ तो मिथ्स भी बहुत सारी है ना, हमारे यहाँ तो ये लोग ये बातें भी कर रहे होते हैं कि जी नहीं इसका होना बहुत जरूरी होता है, चिकन पॉक्स का ये होना। सच में कंजर्वेटिव माइंड के लोग होते हैं कि भाई हो जाए होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसलिए इस हवाले से उनका सेंस होता है कि ये मर्तबा हो गया तो हमेशा के लिए सेफ हो गए। जिसको मर्तबा नहीं निकला एक मर्तबा तो वो खतरे पे तो है, रिस्क पे तो है, वो तो रिस्क कवर करते हैं वो कि भाई एक मर्तबा आगे बस आप सेफ हो गए। अच्छा, लेकिन जैसे जॉन्डिस है, ये भी एक बीमारी है, ये रिपीट हो सकता है? जॉन्डिस की देखिए अलग अलग किस्में होती हैं। इसी तरह वो कोई भी जॉन्डिस जो बहुत से जो इन्फेक्शन डिजीज में आ जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज में आती है, इन्फेक्शन में जो भी आएगा वो रिपीट हो जाते हैं, वो रिपीट, लेकिन वायरस में रिपीट नहीं होते हैं। तो मीजल्स जो है ये एक वायरस है। ये एक वायरस है। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा इसकी ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं कि हमें किस तरह से ट्रीट कराना चाहिए, किस तरह से इसका क्योर करना चाहिए। बिल्कुल, ट्रीटमेंट इसका देखिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, हमें सपोर्टिव थेरेपी कहलाती है ये, यानी सपोर्ट करना है, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है उसके हिसाब से देखना होता है। जैसे फट के बुखार है तो आपने उसके हिसाब से एंटीबायोटिक दे दी, कोई ड्रग दे दी, ब्रूफेन है या कोई और आपने खैर में ब्रांड नेम दे, तो कोई भी ऐसे ड्रग दे दी आपने ना। इसी तरह उनको जो है दाने हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो, अगर वो मरीज कह रहा है कि भाई मुझे दाने पे ज्यादा खारिज है, तो थोड़ा बहुत आपने ट्यूब श्यूब दे दी, लेकिन अमूमन इनको नहीं लगाते कुछ भी। ये सारी बीमारी खुद खत्म होती है। और ये कितने दिन का पीरियड होता है इनका? बिल्कुल सही है। ये देखिए इसमें 3 से 4 दिन से लेके 12 दिन तक हो जाता है। जी हाँ, इसमें 12 से 14 दिन भी होते हैं, लेकिन आप 3 डेज से आप ले लें, स्टार्ट ले लें, 3 to 4 डेज से लेके 14 डेज तक होता है ये। अच्छा। क्योंकि 3 से 4 दिन में रशी सी होते हैं, फिर वो रशी खत्म होंगे, उसके बाद जो होगा फिर वो सीने के चेस्ट प्रॉब्लम वो आस्ते आस्ते सेटल होते हैं। अच्छा, मीजल भी अलग अलग किस्म की होती है, यानी जैसे 3 दिन का बुखार करता हूँ उसको 3 डेज मीजल हो गया, 4 डे तो 4 डे मीजल हो गया, 7 डे मीजल हो गया। अच्छा। तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्में निकलती हैं, तो वो उसी हिसाब से होता है। तो अब हमने क्योंकि 9 डेज मीजल भी हो गया, तो लिहाजा हम 14 डेज तक आ गए, लेकिन यूजुअली 10 डेज 12 डेज हो जाता है। अच्छा, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स तो कोई नहीं होते फिर इन सब चीजों के? अगर बहुत सारे लोगों के दाने, इसके निशान भी रह जाते हैं, वो लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जो दाने मीजल्स में निकल रहे हैं या जो दाने चिकन पॉक्स में निकल रहे हैं, इन पे किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। इन पे अगर आपको एप्लीकेशन लगाते हैं तो यूजुअली और खराब हो जाते हैं, दाग धब्बे रह जाते हैं। तो इन पे मेरी एडवाइस यही है कि कोई भी दाने रशीस हो ये अपने आप ही खत्म होंगे, इन पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। चलिए जी, हमें जाना है एक ब्रेक पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर आबिद हमारे साथ हैं, आप लोग भी हमारे साथ ही रहिएगा। और अगर आपको कोई किसी बात जानना है बच्चे के हवाले से तो जरूर कॉल करके डॉक्टर साहब से बात करिए। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं। और बच्चे इतनी प्यारी चीज़ होते हैं, मासूम होते हैं बच्चे, और बच्चों को कुछ हो जाए, अगर इवन उनको थोड़ा सा वायरल अटैक ही हो जाए, उनको कोई भी बीमारी हो जाए, थोड़ा सा खांसना ही शुरू कर देते हैं, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ इसको, क्या हो गया। क्योंकि जाहिर होता है कि बस ज़्यादा बीमार ना पड़ेंगे। इतना एक्टिव है आजकल के बच्चे, उनको थोड़ा सा कुछ होता है तो फौरन उनसे परेशान। बिल्कुल सही कह रही हैं। बात करते मुझे बताएं, जर्मन मीजल की कोई चीज़ होती है, वो क्या होती है? बहुत अच्छी बात करिए। जब यूजुअली हम बच्चों की मीजल की बात करते हैं तो हम यूजुअली अवॉइड कर जाते हैं, बड़ों तक नहीं पहुंच पाते। जर्मन मीजल उतनी इम्पोर्टेंट है जितना कि ये जो है बच्चों का मीजल होता है। हाँ। एक रूबेला होता है, एक रूबेला वायरस होता है, ये भी वायरस होता है। अच्छा। ये MMR जिसे हम कहते हैं, मीजल मम्स रूबेला मीजल। तो ये एक्चुअली जो रूबेला है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बड़ों में होता है। ठीक है। ये तो बच्चों का मीजल हो गया, बड़ों का हो गया। तो बड़ों का मीजल जो है वो रूबेला मीजल कहलाता है। ये यूजुअली अगर ये फीमेल में हो जाता है तो ये बहुत सी नॉर्मलिटी पैदा कर देता है, और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हो जाता है तो बहुत ही हमारे लिए डेंजरस है। देखिए एक बार हमने डिस्कस किया था स्पेशल बच्चों के हवाले से, तो जहाँ देखिए जॉन्डिस हेपेटाइटिस कुछ किस्म का जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। स्पेशल बच्चे डेवलप हो जाते हैं, वो तब्दीलियां पैदा कर देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक नॉर्मलिटी डेवलप करते हैं। उसमें जर्मन मीजल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह ये कि नॉर्मल बच्चे डेवलप हो जाते हैं, स्पेशल बच्चे डेवलप होते हैं, इनके दिमाग छोटे रह इसकी जाते वजह हैं। से जर्मन मीजल्स जर्मन मीजल की वजह से बहुत ही डेंजरस माना जाता है ये। और इसकी वजह से कुछ और चीज़ें जैसे इबॉर्शन हो जाते हैं, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, ठीक है। ये सब इनकी इन्फेरिटी डेवलप हो नहीं, तो जाती है। ये प्रेगनेंसी में ही अटैक होता है या नहीं, ये मतलब यूजुअली